सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री के पाठ रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में एक नया पाठ शुरू करेंगे जो बहुत रोचक है, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बच्चों, आप भी पूरी ऊर्जा के साथ बैठे हैं ना पढ़ने के लिए। हम देखेंगे कि किस तरह ऊर्जा से कार्य होता है और किस तरह से हमें शक्ति मिलती है। उसके बाद हम कक्षा 12 का पाठक्रम शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित में पृष्ठ रसायन पाठ को पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में हम फिजिक्स के पाठ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना भाग 5। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यह थ्योरी 1927 में सर्वप्रथम हिटलर तथा लंदन ने दी थी। इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण यानी वेरिएशन एवं अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। अतः इस सिद्धांत का वर्णन केवल गुणात्मक दृष्टि से तथा गणित का उपयोग किए बिना ही हम करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं हाइड्रोजन अणु से। मान लीजिए हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी एटम A और B एक दूसरे के नाभिक Na और Nb हैं और उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को Ea और Eb से दर्शाया गया है। जब ये एटम्स एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो इनके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होती है यानी आकर्षण पैदा होता है। लेकिन जब ये दो परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब इनके बीच अन्योन्य क्रिया नहीं होती। जैसे जैसे परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं वैसे वैसे आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन भी साथ साथ होता है। आइए पढ़ते हैं कैसे आकर्षण और रिपल्शन होता है। मान लीजिए एक परमाणु के नाभिक तथा इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच Na और Ea और Nb और Eb है और दूसरा एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच Na तथा Eb और Nb तथा Ea है। अब आइए पढ़ते हैं परिणाम क्या होगा। दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के बीच Ea और Eb है यानी यहाँ अच्छा खासा रिपल्शन हो रहा है। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच Na और Nb यहाँ भी एक तरह से रिपल्शन ही हो रहा है। आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु को दो पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार इस मुक्त ऊर्जा को हम बॉन्ड एंथैल्पी या आबंध एंथैल्पी भी कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, एंथैल्पी को हम एनर्जी भी कह सकते हैं। यह चित्र में दिए गए आरेख में न्यूनतम के संगत होती है। हाइड्रोजन के एक मोल अणुओं के वियोजन के लिए 435.8 किलो जूल
ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। जैसे जैसे आप दूरी कम करेंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ऊर्जा जैसे ही कम होगी वहां आबंध बनना शुरू होगा। आबंध वहां बनेगा जहां ऊर्जा सबसे कम होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन में आबंध हमारा 74 पिकोमीटर पर बन जाता है। अगर हम दो हाइड्रोजन को और पास लाएंगे तो ऊर्जा अधिक हो जाएगी और दो न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ने की वजह से दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन की 74 पिकोमीटर हो जाती है। आइए पढ़ते हैं कक्षक अतिव्यापन अवधारणा को। हाइड्रोजन अणु के विरचन में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्भेदन परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाते हैं। आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म जैसा आप जानते हैं, सहसंयोजी आबंध का बनना परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोजन में उनके 1s कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। आइए बढ़ते हैं परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। जब दो परमाणु पास आते हैं तब उनके कक्षकों में अतिव्यापन होता है, यानी ओवरलैपिंग होती है। यह अतिव्यापन कक्षकों के गुणों के अनुसार धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। सहसंयोजी आबंध के विरचन के मुख्य कारक के रूप में अतिव्यापन की कसौटी समनाभिकीय, विषमनाभिकीय, द्विपरमाणुक अणुओं तथा बहुपरमाणुक अणुओं पर समान रूप से लागू होता है। आइए पढ़ते हैं मीथेन अणु को। ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2s2 2p2 है और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 2px1 2py1 2pz1 हो जाता है। इसके उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति संकृत कक्षकों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से होती है। कार्बन के 4 परमाणु कक्षक जिनमें से प्रत्येक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। 4 हाइड्रोजन परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन युक्त 1s कक्षक है, परंतु इस प्रकार निर्मित 4 CH आबंध समरूप नहीं होंगे। कार्बन के 3 2p कक्षकों के मध्य 90 डिग्री का कोण होने के कारण इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंधों के बीच HCH कोण का मान 90 डिग्री होगा, अर्थात CH आबंध एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कार्बन का 2s कक्षक तथा H का 1s कक्षक गोलीय सममिति का होने के कारण किसी भी दिशा में अतिव्यापन कर सकता है, अतः चौथे CH आबंध की दिशा अनिश्चित होगी। यह निरूपण CH4 की वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता, जिसमें चारों HCH कोण चतुष्फलकीय होते हैं तथा प्रत्येक का मान 109.5 डिग्री भी होता है। आइए पढ़ते हैं अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध के 2 प्रकार हैं। पहला सिग्मा आबंध तथा दूसरा पाई आबंध। आप इसको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड को। यह सहसंयोजी आबंध कक्षकों के अंतनाभिकीय अक्ष पर सिरवार यानी हेड ऑन अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग करता है। यह 3 प्रकार के हैं। पहला SS अतिव्यापन। इसमें s ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है, दोनों मिक्स होके SS अतिव्यापन बनाते हैं। दूसरा है SP अतिव्यापन। S का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल P के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है और SP अतिव्यापन हो जाता है। तीसरा है PP अतिव्यापन। इसमें P हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और P हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके PP अतिव्यापन करते हैं। यह था सिग्मा आबंध। आइए पढ़ते हैं पाई आबंध को। पाई आबंध बनने के लिए आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समांतर तथा
नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय कार्य, ऊर्जा और शक्ति भाग 1। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय, उसके बाद हम पढ़ेंगे अदिश गुणनफल तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। तो चलिए हम इसके परिचय से शुरू करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सा कार्य करते हैं, जैसे कि आप खेलते हैं या फिर आप साइकिल चलाते हैं, और इसके अलावा आप कई बार कुछ भारी वजन लेकर आगे चलते हैं। तो इन सब कार्य करने के लिए आपको अपनी कुछ शक्ति व्यय करनी पड़ती है। तो इन सब को ही भौतिक विज्ञान की टर्म्स में जानने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं अदिश गुणनफल। सदिश राशियों की गुणा दो प्रकार से की जाती है, जिसमें पहला प्रकार है अदिश गुणनफल तथा दूसरा है सदिश गुणनफल। तो आज की वीडियो में हम अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक सदिश लेते हैं जो है सदिश A, और इसी तरह एक दूसरा सदिश लेते हैं जो है सदिश B। अब इन दोनों का अदिश गुणनफल हम इस प्रकार लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं A डॉट B, जिसको गणितीय रूप में इस प्रकार दिखाया जाता है, जो है A डॉट B बराबर AB cos थीटा। यहां पर थीटा सदिश A तथा सदिश B के बीच का कोण है। तो आइए इसे फिगर से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई सदिश A है तथा सदिश B इस प्रकार है। तो इन दोनों के बीच के कोण को हम इस प्रकार दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं थीटा। तो चलिए अब हम अदिश गुणनफल के सूत्र को आगे लेके चलते हैं और इसको एक अलग तरह से देखते हैं। मान लीजिए आप ए बी कॉस थीटा को इस तरह लिखते हैं, जो है a इंटू बी कॉस थीटा। तो चलिए इसको हम समझने के लिए चित्र का प्रयोग करते हैं। यहां पर है सदिश a तथा यहां है सदिश b। यदि इन दोनों के बीच का कोण यहां पर थीटा द्वारा दिखाया जाए तथा सदिश B के अंतिम बिंदु से सदिश A पर एक लंबवत रेखा खींची जाए, तो इस दूरी को हम B cos थीटा बोलते हैं, और B cos थीटा तथा A के गुणनफल को ही हम A डॉट B यानी अदिश गुणनफल बोलते हैं। B cos थीटा सदिश B का सदिश A पर प्रक्षेप्य है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं सदिश A डॉट सदिश B बराबर सदिश B डॉट सदिश A। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और वितरण नियम पर ध्यान देते हैं। अदिश गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है, जिसके अनुसार हम लिख सकते हैं सदिश A डॉट सदिश B प्लस C बराबर सदिश A प्लस सदिश B डॉट सदिश C। तो चलिए अब हम एकांक सदिशों के गुणनफल पर नजर डालते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, एकांक सदिश को हम डिनोट करते हैं I कैप, J कैप तथा K कैप से। तो इनके गुणनफल को हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं, जिसमें पहला प्रकार इस प्रकार है। यदि किसी एकांक सदिश को उसी से गुणा की जाए, मतलब I डॉट I कैप या फिर J डॉट J कैप और इसी तरह K कैप डॉट K कैप, तो इन तीनों का मान 1 होगा। और यदि किसी एकांक सदिश को किसी दूसरे एकांक सदिश से गुणा की जाए, तो उसका मान 0 होगा। जैसे I डॉट J कैप बराबर J डॉट K कैप बराबर K डॉट I कैप बराबर 0।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एकांक सदिशों के गुणनफल का प्रयोग करके दो सदिशों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले एक सदिश लेते हैं जो है सदिश a बराबर ax i प्लस ay j प्लस az k, और साथ ही एक दूसरा सदिश है सदिश b बराबर bx i प्लस by j प्लस bz k। तो अब हमें इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं a डॉट b बराबर, यहां पर हम सदिश a तथा सदिश b के मान रखते हैं, तो उससे हमें मिलता है सदिश a डॉट सदिश b बराबर ax i प्लस ay j प्लस az k डॉट bx i प्लस by j प्लस bz k। तो अब हम यहां पर bx i की पहले कोष्टक से गुणा करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं ax i डॉट bx i प्लस ay j डॉट bx i प्लस az k डॉट bx i। तो अब हम पहले टर्म को इस तरह लिख सकते हैं जो है ax bx i डॉट i प्लस सेकेंड टर्म जो होगी ay bx इंटू j डॉट i, और इसी तरह थर्ड टर्म होगी az bx इंटू k डॉट i। तो अब जैसा कि हमने एकांक सदिशों का गुणनफल पढ़ा है, तो उसके अनुसार i डॉट i का मान होगा 1, तो उससे हमें पहली टर्म को लिख सकते हैं ax इंटू bx, और इसी तरह j डॉट i का मान होगा 0, तो दूसरी टर्म को हम लिख सकते हैं 0, और इसी तरह k डॉट i का भी मान 0 होगा, तो तीसरी टर्म को भी हम 0 लिख सकते हैं। अब इसी तरह यदि हम पहले कोष्टक को by j से गुणा करें, तो जैसा कि पहली टर्म को गुणा करने पर सिर्फ i की ही टर्म मिली थी, तो अब by j की गुणा करने पर हमें सिर्फ j की टर्म मिलेगी, तो उससे हमें मिलेगा a by by, और इसी तरह जब हम bz k की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा az bz, और इस तरह अदिश गुणनफल a और b का ज्ञात हो जाएगा। उसे हम लिख सकते हैं सदिश a डॉट सदिश b बराबर ax गुणा bx प्लस ay गुणा by प्लस az गुणा bz। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इस सूत्र का प्रयोग करके एक सदिश का उसी सदिश से डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं सदिश a डॉट सदिश b बराबर ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो सदिश a का सदिश a से ही गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम सदिश b की जगह सदिश a लिखते हैं, तथा राइट हैंड साइड भी सदिश b के घटक की जगह सदिश a के घटक लिखते हैं, तो उससे हमें ये मान प्राप्त होता है जो कि है सदिश a डॉट सदिश a बराबर ax गुणा ax प्लस ay गुणा ay प्लस az गुणा az। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जो है सदिश a डॉट सदिश a बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो इस प्रकार किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए आगे चलते हैं और इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम एक सदिश लेते हैं जिसका मान है सदिश a बराबर 2i माइनस j माइनस 2k।
अब हमें इसका स्वयं से अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सदिश a के घटक लिख लेते हैं, जिसमें ax का मान होता है 2, इसी प्रकार ay का मान होता है -1 और az का मान है -2। तो हम अदिश गुणनफल का सूत्र लिखते हैं। तो सदिश a डॉट सदिश a बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ax, ay तथा az के मान रखते हैं, तो उससे हमें समीकरण मिलती है सदिश a डॉट सदिश a बराबर 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, जिसको हल करने पर हमें मिलता है सदिश a डॉट सदिश a बराबर 4 + 1 + 4, जिससे हमें वैल्यू मिलती है 9 और सदिश a का सदिश a से अदिश गुणनफल मिल जाता है 9। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कार्य ऊर्जा प्रमेय पर ध्यान देते हैं। इसके लिए हम तृतीय शुद्ध गति की समीकरण का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार है v² - u² = 2as। मान लीजिए कोई पिंड गति कर रहा है और उसका अंतिम वेग है v, इसी प्रकार उसका प्रारंभिक वेग है u और उसका त्वरण है a तथा विस्थापन है s। तो अब हम इस समीकरण में दोनों तरफ 1/2 m से गुणा कर देते हैं, जिससे हमें समीकरण इस तरह मिलती है, जहां पर 1/2 mv² है अंतिम गतिज ऊर्जा, जिसे kF से डिनोट किया है। इसी तरह 1/2 mu² है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जो है ki, और ma को हम लिख सकते हैं फोर्स यानी F, जिसको हिंदी में कहते हैं बल। अब Fs बराबर होता है W यानी कार्य। तो अब समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, जो बताती है हमें कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य के बराबर होता है, और इसी को हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा अदिश गुणनफल तथा कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्य तथा गतिज ऊर्जा के बारे में। धन्यवाद। Desde Telecopic que era de ya verdad.
नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम इमल्शन यानी कि पायस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के निम्नलिखित गुण होते हैं। उन गुणों को हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। आइए पहले देख लेते हैं कि ये गुण कौन से होते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है उसे कहते हैं अनुसंख्यक गुण। दूसरा गुण होता है टिंडल प्रभाव। तीसरा गुण होता है ब्राउनी गति। चौथा गुण कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। पांचवा गुण होता है वैद्युत कण संचलन और छठा गुण होता है स्कंदन। आइए शुरू करते हैं अनुसंख्यक गुण से। कोलाइडी कण बड़े पुंज होने के कारण एक कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या कम होती है। अतः समान सांद्रताओं पर अनुसंख्यक गुणों के मान उसी सांद्रता के वास्तविक विलयन द्वारा दर्शाए गए मानों से कम कोटि के होते हैं। यह होता है अनुसंख्यक गुण। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। टिंडल प्रभाव आपने पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण से होता है कि कोलाइडी कण प्रकाश को दिक् स्थान में सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण ये है कि जो हमारा आकाश होता है उसका रंग नीला होता है। ये टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। इसके अलावा टिंडल प्रभाव सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन के समय हॉल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को और भी अन्य अवस्थाओं में देखा जा सकता है। आप स्क्रीन पर लिखी हुई चीजों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके अलावा आप स्क्रीन पर बने हुए चित्र को भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद बात करते हैं ब्राउनी गति की। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों की पूरे प्रेक्षित क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था को कहते हैं। यह गति सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेक्षित की थी, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे कण टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं उसी को ब्राउनी गति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों पर बराबर एवं एक जैसे आवेशों की उपस्थिति कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल उन्हें आसपास आकर सम्मिलन या पुंजित होने से रोकता है। जो कोलाइडी कण होते हैं उसमें आवेशों की दो तरह की परत लगती है। जो पहली परत होती है उसे हम दृढ़ परत कहते हैं और जो दूसरी परत होती है उसे हम विसरित परत कहते हैं। जो दृढ़ परत होती है वो कोलाइडी कणों के समीप होती है और विसरित परत कोलाइडी कणों से थोड़ी दूर होती है। सॉल कण धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा धनात्मक या ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। विपरीत आवेशों वाली स्थिर एवं विस्तृत परतों के मध्य यह विभवांतर वैद्युतगतिक विभव या जीटा विभव कहलाता है। जीटा विभव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और ये परीक्षा में आता ही आता है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वैद्युत कण संचलन की। इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। कोलाइडी कणों पर आवेशों की उपस्थिति वैद्युत कण संचलन प्रयोग से संपुष्टि होती है। जब एक कोलाइडी विलयन में डूबे हुए दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर
विद्युत विभव लगाया जाता है तो कोलाइडी कण एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत विभव के प्रभाव से कोलाइडी कणों का संचलन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। जब किसी उपयुक्त प्रकार से वैद्युत कण संचलन अर्थात कणों की गति रोकी जाती है तो यह देखा जाता है कि परिक्षेपण माध्यम क्षेत्र में गति करना प्रारंभ कर देता है। यह परिघटना वैद्युत परासरण कहलाती है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जो चित्र है उसे भी बना लीजिए। इसके बाद बात करते हैं स्कंदन की। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम सॉल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। हार्डी-शुल्बे नियम के अनुसार ऊर्णन क्षमता का क्रम निम्नलिखित होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो ऊर्णन क्षमता होती है वो आवेश के नंबर के समानुपाती होता है। जैसे Al3+ है और Ba2+ है और Na+ है तो 3+ वाले की ज्यादा ऊर्णन क्षमता है 2+ वाले से, और ऐसे ही 2+ वाले की प्लस वाले से ज्यादा ऊर्णन क्षमता है। तो यह ऊर्णन क्षमता का क्रम होता है। आप इस पूरी चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं इमल्शन की, जिसे फायर भी कहते हैं। जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे इमल्शन कहते हैं। इमल्शन के दो प्रकार होते हैं, तेल का जल में परिक्षेपण, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है जल का तेल में परिक्षेपण। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तेल का जल में परिक्षेपण का ये मतलब है कि बहुत सारा जल होगा और जल की तुलना में तेल की मात्रा कम होगी। तो जल में जब आप तेल को मिलाएंगे तो उससे जो इमल्शन बनेगा वो OW प्रकार का इमल्शन बनेगा। इसके विपरीत जब आप बहुत सारे तेल में तेल की मात्रा के तुलना में कम जल मिलाएंगे तो उससे जो इमल्शन बनेगा उसको WO प्रकार का इमल्शन कहते हैं। तो ये इमल्शन के दो प्रकार होते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इमल्शन के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई की सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीजों को अपनी रसायन विज्ञान NCERT से दोबारा से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का छठा भाग। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ नियम के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जानेंगे। इसके बाद समझेंगे मीटर सेतु और उसके बाद देखेंगे पोटेंशियोमीटर या विभव मापी को, उसका सिद्धांत तथा कार्य। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले विषय व्हीटस्टोन सेतु को। दोस्तों, यहाँ पर एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसी प्रकार के परिपथ को कहा जाता है व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ इस परिपथ में 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 हैं और ये परिपथ एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसी पूरे परिपथ में विभवांतर V
एक बैटरी द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिरोध R1, R3 तथा R2, R4 की संधियों के बीच एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए कि परिपथ में I धारा का प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त R1 से I1 तथा R2 से I2 धारा प्रवाहित होती है। सेतु की संतुलित अवस्था में गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं करती तथा बिंदु B और D समविभव होंगे। इसीलिए R3 और R4 में से भी क्रमशः I1 तथा I2 धारा ही प्रवाहित होंगी। अब बिंदु A पर किरचॉफ का संधि नियम लगाया जाए तो हमें मिलेगा I बराबर I1 जमा I2। अब परिपथ 1 में किरचॉफ का दूसरा नियम यानी पाश नियम लगाने पर प्राप्त होता है 0 बराबर R1 I1 घटा R2 I2। या इसे लिख सकते हैं R1 I1 बराबर R2 I2। इसी प्रकार परिपथ 2 के लिए पाश नियम द्वारा प्राप्त होता है R3 I1 बराबर R4 I2। अब जैसा कि हमें दोनों परिपथों में किरचॉफ का पाश नियम लगाने से प्राप्त हुआ कि R1 I1 बराबर है R2 I2 और R3 I1 बराबर है R4 I2 के, जिसे हल करने पर मिलता है I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1 तथा I1 बटे I2 बराबर R3 बटे R4। दोस्तों, दोनों ही समीकरणों के बाईं ओर समान राशि है, जिसके कारण हम लिख सकते हैं कि R2 बटे R1 बराबर R3 बटे R4। यही संतुलित सेतु के लिए अभीष्ट शर्त है। यदि इनमें से किन्हीं 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात हो तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान इस समीकरण से निकाला जा सकता है। आइए अब बात करते हैं हमारे आज के दूसरे विषय मीटर सेतु की। दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें परिपथ को पूरा करने के लिए 2 भाग खुले रहते हैं, जिनमें से एक के बीच कोई एक अज्ञात प्रतिरोध तथा दूसरे के बीच एक ज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इस उपकरण में 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, जिसके साथ साथ 1 मीटर पैमाना भी लगा होता है। दोस्तों, इस उपकरण को मीटर सेतु के अतिरिक्त स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और यदि इसके सिद्धांत की बात करें तो यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी P बटे Q बराबर R बटे X। दोस्तों, इसका उपयोग मुख्यतः 2 रूप से किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए और दूसरा 2 अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए। आइए अब समझते हैं कि इससे एक अज्ञात प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ हमने इस मीटर सेतु के एक सिरे DM के बीच कोई एक अज्ञात प्रतिरोध X लगाया है। इसके अतिरिक्त मान लेते हैं कि यह तभी संतुलित होता है जब कुंजी बिंदु B पर आती है, यानी यह तार AB जिसे प्रतिरोध P से दर्शाया गया है, वह तार AB की लंबाई L के आनुपातिक होगा, जबकि दूसरा भाग जिसे G से दर्शाया गया है, वह तार की बची हुई लंबाई यानी 100 घटा L के आनुपातिक होगा। अब जैसा कि हम एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए जानते हैं कि इसके प्रतिरोधों का अनुपात समान रहता है, यानी P बटे Q बराबर L बटे 100 घटा L, जो बराबर होगा R बटे X के, जिसे हल करने पर X आता है R ब्रैकेट 100 घटा L बटे L। अब ठीक इसी प्रकार हम किन्हीं 2 अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए हम पहले DM के बीच X प्रतिरोध लगा देते हैं,
जिसका मान हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्राप्त किया था और जो था R ब्रैकेट 100 घटा L1 बटे L1। अब यदि हम DM के बीच कोई अन्य प्रतिरोध Y लगा दें और जिसका संतुलन बिंदु तार के प्रारंभिक बिंदु A से L2 दूरी पर है, तो उसका मान लिखा जा सकता है Y बराबर R ब्रैकेट 100 घटा L2 बटे L2। दोस्तों, अब दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग देने पर प्राप्त होता है x बटे y बराबर R ब्रैकेट 100 घटा L1 बटे L1 गुणा L2 बटे R ब्रैकेट 100 घटा L2, और जिसे हल करने पर x बटे y आता है L2 बटे L1 गुणा 100 घटा L1 बटे 100 घटा L2। आइए अब बात करते हैं अगले विषय यानी पोटेंशियोमीटर या विभव मापी की। दोस्तों, यहाँ चित्र में एक विभव मापी दर्शाई गई है जो इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि किसी तार के सिरों पर विभवांतर उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। अब ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है I गुणा R के, और जैसा कि आपको याद ही होगा कि R बराबर होता है रो L बटे A के, तो यदि R का मान हम पिछले समीकरण में रखें तो इससे प्राप्त होता है V बराबर I गुणा रो L बटे A, या इसे लिख सकते हैं रो I बटे A गुणा L। अब क्योंकि परिपथ में धारा नियत है तथा रो और A भी अचर राशि है, तो इस पूरे व्यंजक को K द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिससे V बराबर होगा K गुणा L के, या इसे लिख सकते हैं कि V तथा L समानुपाती होंगे। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ इस परिपथ में परिपथ 1 के लिए यदि देखें तो E1 बराबर होगा K गुणा L1 के, जिससे मिलता है कि E1 बटे L1 बराबर K। अब ठीक इसी प्रकार परिपथ 2 के लिए यदि लिखा जाए तो E2 बराबर होगा K गुणा L2 के, और E2 बटे L2 बराबर होगा K के। अब दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो प्राप्त होता है कि E1 बटे L1 बराबर है E2 बटे L2 के, या इसे लिख सकते हैं कि E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। यानी यदि किन्हीं दो सेलों की तुलना तार की लंबाई ज्ञात कर की जा सकती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा किरचॉफ नियम के अनुप्रयोगों को, जिसमें सबसे पहले था व्हीटस्टोन सेतु, इसके बाद समझा मीटर सेतु, और अंत में पोटेंशियोमीटर या विभव मापी को। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा ये तीसरा अध्याय विद्युत धारा को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व को। तब तक के लिए गुड बाय। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे।
कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। तो मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।